हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस सेशन में जहां हम हर दिन की तरह आज भी निफ्टी को एनालाइज करेंगे। टेक्निकली निफ्टी कैसा दिख रहा है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे डेली चार्ट पर। इसके साथ ही साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या दिख रहा है डेली चार्ट्स पर उसको हम एनालाइज करेंगे। इसके अलावा हमारा व्यू क्या बन रहा है ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, यानी कि हमें कहां पर किस लेवल पर एंट्री करनी है, किस लेवल पर हमें एग्जिट करना है, किस लेवल पे हमें बाई करनी है और किस लेवल पे हमें सेल करना है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमने जो कल इंट्राडे पिक्स शेयर किए थे आपके साथ, उसका आज परफॉर्मेंस कैसा रहा आज के ट्रेडिंग सेशन में, उसको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही एक न्यूज़ मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा जिसका रिलेवेंस इसलिए काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से FIIs कंटिन्यूसली खरीद रहे हैं। तो आखिर क्या रीज़न है कि FIIs इतने बुलिश हैं इंडियन मार्केट पर, उसको भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और इसी को लेकर के आज का हमारा जो ये वीडियो है वो रहेगा। सो हम शुरू करते हैं एनालिसिस पार्ट। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात ये है, मैंने इसके लिए आपको यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो लेवल 2 आपको दिख रहा है, ये मैंने ट्रेंड लाइन मैंने बेसिकली यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये दो ट्रेंड लाइंस यहाँ पर हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी इंडेक्स जो है वो एक कंसोलिडेशन जोन में है, जहां पर कि 18,200 से लेकर के और 18,450 के बीच में ये 250 पॉइंट में इंडेक्स जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है। सेकेंड चीज जो हम देख रहे हैं कि आप देखिए यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक का जो है वो फॉर्मेशन हुआ है। हालांकि जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे इस बात को शेयर किया था कि इस तरह के जो रिवर्सल कैंडलस्टिक्स फॉर्म होते हैं उसकी वैल्यू तब अधिक बढ़ जाती है या उसकी वैल्यू तब सिग्निफिकेंट हो जाती है जब वो एक अच्छे रैली के बाद, यानी कि या तो वो डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो, उसके बाद अगर इस तरह के रिवर्सल कैंडलस्टिक्स फॉर्म होते हैं तो उसका जो मतलब निकालते हैं हम लोग वो काफी सिग्निफिकेंट होता है। लेकिन इस तरह के मार्केट में जहां पर इंडेक्स जो है वो कंसोलिडेशन जोन में चल रहा हो, वहां पर बहुत अधिक इसकी वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमने एनालिसिस के पर्पज से इसको इग्नोर करके चल रहे हैं। निफ्टी अभी भी EMA 1321-34 के ऊपर चल रहा है, तो इसका हम जो ट्रेंड है उसको पॉजिटिव ही मानेंगे। RSI जो है वो 61.59 पर है अभी, जो कि कल 60 के लेवल के आसपास पे था, और ये फिर से एक डाइवर्जन जो है हमको दिखा रहा है। डाइवर्जन को मैंने अपने एक वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया है, आई थिंक 2 दिन पहले का वीडियो होगा। आप चाहे तो वहां पर जाकर डाइवर्जन जो है उसको समझ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर गूगल भी करेंगे डाइवर्जन RSI तो आपको उसका मतलब जो है या उसका जो क्या उससे हम इन्फर कर सकते हैं वो आपको मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड हमारा होता है सपोर्ट लेवल्स एंड रेजिस्टेंस लेवल का। सपोर्ट जो दिख रहा है निफ्टी पर वो 18,270 से लेके 18,221 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और अगर ये लेवल टूटता है तो 18,183 जो है वो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ऊपर में जो रेसिस्टेंस के लेवल है वो 18,353 से लेके 18,383, ये लेवल अगर टूट सकता है इसलिए क्योंकि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड है और 18,450 जो है इसके ऊपर की रेंज है। तो इसलिए अगर ये लेवल टूटता है तो 18,447 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में ऊपर काम करेगा। ऑप्शंस डेटा को आज हम लोग एनालाइज इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 1 बजे के आसपास, तब तक मनी कंट्रोल जहां से मैं ऑप्शंस डेटा को एनालाइज करता हूँ वहां पर डेटा अभी तक अपलोड हुआ नहीं है। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट।
चूंकि डेटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास में FNO का, इसलिए उसको हम यहाँ पे एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे इंडिकेटर्स हैं FNO को अगर हम छोड़ दें तो FIIs पॉजिटिव हैं, DII भी पॉजिटिव हैं, ग्लोबल न्यूट्रल है, टेक्निकल इंडिकेटर जो है पॉजिटिव है। तो हमारे पास में बेसिकली 3 पॉजिटिव फैक्टर्स हैं और एक जो है वो न्यूट्रल है। तो हम इस पर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कल का जो हमारा ट्रेडिंग सेशन होगा वो एक पॉजिटिव ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। ट्रेडिंग रेंज जो है जो हम डेली मैं आपके साथ में शेयर करता हूं वो मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ की लैक ऑफ ऑप्शंस डेटा। इसलिए हम डायरेक्टली आते हैं कि कौन सा लेवल जो है वो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें दे सकता है। तो वो हमें 18 टू 70 से लेके 18 टू 50 के बीच का जो लेवल है वो अगर वहाँ मार्केट आता है कल तो बाइंग वहाँ पे जरूर करनी चाहिए। और टारगेट जो है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा हमें 18,375 टू 400 के आसपास का। 18,200 के नीचे अगर जाता है दूर का टारगेट, दूर का स्टॉप लॉस है, क्योंकि 18,200 जो है बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है जैसा कि मैंने आपको चार्ट में दिखाया। तो अगर वहां पे अगर जाता है, उसके नीचे अगर जाता है तो वहां से एग्जिट करने में ही हमारी भलाई है। और ट्रेडर्स जो कि निफ्टी को बेचना चाहते हैं, चूंकि इंडेक्स जो है रेंज बाउंड है इसलिए ऊपर के रेंज में जरूर अगर मार्केट आता है तो वहां पर बेचना है। 18,385 से लेके 18,425 के बीच में अगर आता है मार्केट को जरूर बेचिए। 18,272 टू 50 जो कि पहला सपोर्ट लेवल है, वहीं पर आपको जो है वो टारगेट आपका मिल सकता है। 18,450 का आपका ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रेंज बाउंड मार्केट में जिस दिन ये रेंज टूट के ऊपर निकलेगा तो हो सकता है कि हम ऊपर लाइफ टाइम हाई की तरफ जाएं, इसलिए ये स्टॉप लॉस हमें जरूर रखना है। ये जो मैं आपको लेवल दे रहा हूं अभी, ये मैंने SGX निफ्टी जो अभी ट्रेड कर रहा है करीब करीब 100 पॉइंट के ऊपर, मैं उसको लेवल में उसको मैं एक्चुअली अपने व्यू में रख करके मैं आपको ये लेवल्स जो है वो दे रहा हूं। और नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट होता है कि कल के इंट्राडे पिक्स जो हमने 2 शेयर किए थे, कॉलगेट पामोलिव एंड सिप्ला, उसने कैसा परफॉर्म किया। तो कॉलगेट पामोलिव जो है उसका टारगेट हमारा था 1613 रुपए का, तो और सिप्ला का जो टारगेट था वो 950 रुपए का था। ये कॉलगेट पामोलिव का शेयर प्राइस है, जहां पर कि हम देख सकते हैं कि जो आज का हाई है, आज का हाई 1598 रुपए का है, यानी कि हमारा टारगेट जो है वो हिट नहीं हुआ आज। और सिप्ला का जो टारगेट था हमारा 950 रुपए का, तो 947 का आज सिप्ला ने इंटरडे हाई बनाया है। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप इसे टारगेट जो है वो अचीव या हिट होना मानते हैं कि नहीं मानते हैं। इंटरडे पिक्स जो मुझे लगता है कि कल अच्छा कर सकते हैं, उसमें 2 स्टॉक्स हैं हमारे पास में, टाटा कंज्यूमर्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज। टाटा कंज्यूमर्स जो है वो हम खरीद सकते हैं 775 से 778 के बीच में, अगर इस रेंज में आता है तो उसको एक बार लेना बिल्कुल बनता है। वहां पर स्टॉप लॉस जो है वो काफी छोटा है और टारगेट जो है वो हमारा काफी अच्छा आएगा। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है। तो टारगेट इसमें 792 रुपए का बनेगा, स्टॉप लॉस 770 के आसपास का। गोदरेज प्रॉपर्टी चार्ट पे काफी अच्छा दिख रहा है, जिसको हम आगे भी डिस्कशन करेंगे कि आखिर हम लोगों ने इस 2 स्टॉक्स को क्यों लिया है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी जो है वो हमें खरीदना है 1360 टू 1365 के लेवल पर। 1392 का जो है हमारा टारगेट बनेगा, स्टॉप लॉस 1350 का रहेगा। गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट जो है हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं। ये ट्रेंड जो है मैंने, आप एक देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रेसिस्टेंस था जो कि 1360 के आसपास था। गोदरेज प्रॉपर्टी ने आज उसको ब्रेक करके उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। साथ ही RSI अगर आप देखते हो तो 62.27 जो कि एक मोमेंटम को दर्शाता है कि मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। साथ ही साथ जो ट्रेंड है आप देखिए, यहाँ पर जो हमारा एक पैरामीटर है कि EMA 13, 21, 34 के ऊपर अगर जाता है, प्राइस रहता है, तो उस ट्रेंड को हम पॉजिटिव मानते हैं। तो इसको भी इसने आज ब्रेक किया है। तो इन तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने इस गोदरेज प्रॉपर्टी को आपके लिए चूज किया है। टाटा कंज्यूमर्स ऑलमोस्ट सेम रीजन है कि हमारा ट्रेंड जो है पॉजिटिव है। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल काइंड ऑफ मारूबुजो जो है यहाँ पर फॉर्म हुआ है। RSI 62.65 का है इसलिए, और वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो काफी एक अच्छा वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा।
तो इसलिए मैंने टाटा कंज्यूमर्स को सिलेक्ट किया है। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि एफआईआईज जो है वो कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। आखिर क्यों बाइंग कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, ये मेरे लिए थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट था। मैंने इस पर आज एक न्यूज़ भी आया जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है, मैं वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ओह आई एम सो सॉरी, न्यूज़ इज इन दिस स्लाइड ओनली, आई एम सो सॉरी। तो जर्मनी इंटर्स रिसेशन आफ्टर जीडीपी फॉल फॉर सेकेंड सक्सेसिव क्वार्टर। जो लोग जानते हैं कि रिसेशन किसे कहते हैं उनके लिए मैं अधिक नहीं बोलूंगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बस थोड़ा सा बता दूं कि जब 2 क्वार्टर कंटिन्यूसली किसी भी कंट्री का अगर जीडीपी जो है वो नेगेटिव आता है तो फिर हम कहते हैं कि वो कंट्री जो है अब रिसेशन में जा चुकी है। तो पहला न्यूज़ तो ये था। अब वाई जर्मनी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? जर्मनी इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इसके पीछे बेसिकली 2 बड़े फैक्टर्स हैं। पहला कि जर्मनी जो है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया 5वें नंबर पर है, जर्मनी चौथे नंबर पर है। सेकंड, यूरोपियन यूनियन की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी है, वो जर्मनी है। साथ ही साथ हम आगे एक ब्लूमबर्ग का एक चार्ट हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड जो है जितने भी कंट्रीज हैं उसमें सबसे अधिक चांसेस किसके थे जो रिसेशन में जा सकते हैं। तो वो जो डेटा है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ है। इसलिए भी जर्मनी का ऑल ऑफ अ सडन रिसेशन में जाना एक शॉकिंग इवेंट है पूरे दुनिया के लिए। लेकिन हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं? आपके मन में ये प्रश्न होगा कि हमें यहाँ पे डिस्कस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर जर्मनी रिसेशन में गया है तो अच्छी बात है। जर्मनी रिसेशन में गया है उसको मैं मार्केट से कनेक्ट करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एफआईआईज जो हैं वो पूरी दुनिया को एनालाइज करके उनका जो एक असेसमेंट है कि पूरी दुनिया, मतलब पूरी दुनिया से मेरा मतलब है इंक्लूडिंग वेस्ट एंड इकोनॉमीज लाइक चाइना, वो रिसेशन में जाएगी। लेकिन इंडिया की जो मार्केट्स हैं, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो काफी स्ट्रांग रहेगी। तो क्यों ना हम यहाँ पे जो है पैसे को इन्वेस्ट करें। हम इस चार्ट पर आते हैं, मे बी ये आपको और क्लैरिटी देगा। आप देखिए यहाँ पर ये ब्लूमबर्ग का ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स का ये मैंने इसको यहाँ पर यूज किया है। तो आप अगर देखो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की अगर आप बात करते हो तो जर्मनी के जो चांसेस हैं वो 60% थे कि रिसेशन में जाएगा, जबकि यूके के 75% थे जो कि सबसे हाई पे था। बट यूके अभी तक रिसेशन में नहीं गया है। यूएस के चांसेस भी 65% थे, वो भी अभी तक नहीं गया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया आता है यहाँ पर, यानी कि 0%। इंडिया के जो चांसेस रिसेशन में जाने के हैं वो 0% है। तो ये डेटा थोड़ा सा मुझे क्लिक करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एफआईआई जो है वो इसीलिए बुलिश हैं क्योंकि दुनिया के बाकी जो कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी जो है वो हमसे नीचे रहने वाली है। तो मुझको ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में कोई इल न्यूज आती है, जैसे कि जर्मनी का रिसेशन में जाना, इट्स एन इल न्यूज, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन वो हमारे मार्केट को इम्पैक्ट कैसे कर रहे हैं, कहीं उसका कुछ रिवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है? मुझे लगता है कि ये रिवर्स इफेक्ट है। तो मुझे लगा कि ये आपके साथ में शेयर करना चाहिए। अगर आपके इसके बारे में कुछ और व्यूज हो तो आप प्लीज कमेंट में बताइएगा, ताकि हमारा भी जो हॉराइजन है सोचने का वो थोड़ा सा और ब्रॉडर हो। आपने इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखा है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस वंस अगेन। अगर आपको कोई वैल्यूएबल सजेशन होता है या किसी तरह की कोई क्वेरी है इस पूरे प्रेजेंटेशन को लेकर के, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसको रिस्पॉन्ड करूं। वंस अगेन थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।